औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बेटा आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स का टॉपिक नंबर पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई ई के साथ या फाई के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। अगर किसी खास रीजन के अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही हो तो उसको हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। किसी खास एलिमेंट ऑफ एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइन अगर पास कर रही हो तो उसको हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। बेटा इसके लिए हमारे पास एक दूसरी डिफाइन भी है। हम इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं? वो क्या होता है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक field intensity, electric field intensity and vector area and vector area A। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का स्केलर प्रोडक्ट लें, हमारे पास जो टर्म आती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आती है। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है फाई ई के साथ, और ये हमारे पास बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आता है ई ए cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या चीज है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए के दरमियान हमारे पास क्या है? एंगल। अब हमारे पास है क्या चीज कि हमारे पास क्वांटिटी के लिहाज से देखें, हमारे पास फाई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट कैसे बनेगा? यूनिट हमारे पास है फ्लक्स इज इक्वल टू, हमने लिखा है इसको E ओवर E डॉट E A के साथ रिप्रेजेंट करना। E हमारे पास क्या था? अब यहाँ पे हिंट देते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था फोर्स पर यूनिट चार्ज के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। तो फोर्स के लिए यूनिट हमारे पास क्या बनता है? न्यूटन। और कॉलम के लिए क्या बनता है? चार्ज के लिए क्या बनता है? कॉलम। और एरिया के लिए हमारे पास बनता है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसके यूनिट बनते हैं वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, या हम इसको दूसरी टर्म में लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। ये हमारे पास इसके क्या है? यूनिट्स है। अब अगर हम यहाँ पे देख लें कि हमारे पास वेक्टर सर्टेन एलिमेंट एरिया के अंदर से फील्ड लाइन पास आउट करवानी है तो वो हमारे पास कैसे पास आउट होती है? तो बेटा इसके लिए हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर एरिया है। कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से दो हैं। एक को मैं कह देता हूँ ए वेक्टर एरिया और दूसरा मेरे पास है बी वेक्टर एरिया। अब यहां से देखना है कि इस वेक्टर एरिया से फ्लक्स कैसे होगा। यहां से हमारे पास होने वाली फील्ड लाइंस को हमें चेक करना है कि इसके अंदर से फील्ड लाइंस किस तरह से पास करती है। कि हमारे पास जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास करती हैं वो उस बॉडी का, उस वेक्टर एरिया क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां से हम गौर करें थोड़ा सा, हमारे पास वेक्टर एरिया ए में से 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें पास करी तो हमारे पास वेक्टर एरिया ए का जो फ्लक्स है वो कितना है? 7 है। जबकि बी वेक्टर एरिया से
बी के अंदर से हमारे पास दो लाइंस पास कर रही है, तो हमारे पास इसका जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो अब हम इसके लिए टर्म्स देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है, मिनिमम फ्लक्स कब होता है, और अगर हमारे पास क्या कंडीशंस के अंदर किस तरह से पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए। क्या आ जाए, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाए। मतलब कि हमारे पास किस तरह से परपेंडिकुलर होगा, कि अगर हमारे पास है वेक्टर एरिया रिप्रेजेंट करता हूं, इसको मैं कह देता हूं कि मेरे पास ए वेक्टर एरिया है, इसके अंदर से हमारे पास फील्ड लाइन है वो पास करती है, ज्यादा से ज्यादा पास करेगी। यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास वेक्टर एरिया जब ए को परपेंडिकुलर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर, तो किस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर मेरा हाथ ये वाला रीजन उसका वेक्टर एरिया है, इसके अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे बनती है कि उसके सामने रखा जाए तो तब हमारे पास क्या बनता है, उसका परपेंडिकुलर बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी याद रखनी है कि मेरे पास वेक्टर एरिया का जो फेस है या डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ रहा है, बट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया इज पैरेलल। तो क्या लिखेंगे, कंसीडर सर्टेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर when certain area A is held perpendicular to electric field intensity, but direction of area is पैरेलल। लेकिन उसका जो एरिया की डायरेक्शन है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। किस चीज की, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात होती है तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि हमारे पास ई और ए एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर है, तो हमारे पास एंगल कितना आएगा, परपेंडिकुलर। लेकिन हम उसकी डायरेक्शंस की बात करते हैं तो डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। जब पैरेलल आई है तो हमारे पास उसके लिए जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एज है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से हमारे पास उसके दरमियान ए और ई के दरमियान जो एंगल है वो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। हमारे पास फ्लक्स क्या बनेगा, फ्लक्स E इज इक्वल टू ए cos थीटा। क्या आएगा हमारे पास, ए cos थीटा, और हमारे पास है ए cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू 1। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है। कितना फ्लक्स है हमारे पास, मैक्सिमम फ्लक्स है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास था मैक्सिमम फ्लक्स। अगर हम उसके मिनिमम फ्लक्स की बात करते हैं तो हमारे पास मिनिमम फ्लक्स कैसे आएगा, मिनिमम फ्लक्स। अब यहाँ पे देखा था कि हमारे पास सर्टेन एरिया ए जो था वो परपेंडिकुलर था टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर हम इस परपेंडिकुलर को पैरेलल के साथ रिप्लेस कर दें और उसकी जो डायरेक्शन बनेगी फिर वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एरिया ए इज हेल्ड, वहां पे परपेंडिकुलर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरेलल।
टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, बट डायरेक्शन उसकी इज परपेंडिकुलर, लेकिन उसकी डायरेक्शन है एरिया की वो परपेंडिकुलर है टू ई, टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, वो परपेंडिकुलर। देन कैसे होगा हमारे पास, अब हमारे पास बॉडी को प्लेस किया जाएगा वेक्टर एरिया को इस डायरेक्शन के अंदर। तो अब इसके अंदर से देख लें कि हमारे पास फील्ड लाइन जो है वो कैसे पास होंगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास उसका वेक्टर एरिया ए है। अब कैसे होगी, अब यहाँ पे याद रखना, पहले हमने बात की परपेंडिकुलर के लिहाज से इस तरह से आके हमारे पास पैरेलल डायरेक्शन में आके इन हो रही है। अब हमारे पास वेक्टर एरिया ऐसे है और फील्ड ऐसे आ रही है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो या तो ऊपर से क्रॉस कर रही है या हमारे पास क्या कर रही है, वो नीचे से क्रॉस कर रही है। इस रीजन के अंदर से हमारे पास किसी किस्म की कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही। जब कोई पास नहीं कर रही तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमारे पास पैरेलल जब एरिया रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो किसी किस्म की लाइन पास नहीं करेगी, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। बट इसका वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, वो उसके क्या है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन तो एंगल बिटवीन ई एंड ए, देन थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ए इज 90 डिग्री। सो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो फ्लक्स क्या बनेगा हमारे पास, ई ए cos थीटा, ई ए cos 90 डिग्री। तो क्या आएगा हमारे पास, ई ए इंटू 0। हमारे पास टोटल फ्लक्स जो है वो कितना आया हमारे पास, 0। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास मिनिमम फ्लक्स है। कितना फ्लक्स है, मिनिमम। और यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स कितना था, मैक्सिमम फ्लक्स था। अब बेटा अगर यहाँ पे क्वेश्चन अरेज ये होता है कि अगर वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के ना तो परपेंडिकुलर हो और ना ही पैरेलल हो, फिर हमारे पास इस केस के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे पास फ्लक्स के लिए हम कंडीशन देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जब वो फ्लक्स जो है वो ना परपेंडिकुलर है और ना पैरेलल है तो फिर हमारे पास क्या होगा। केस 3 कह लें इसको, हमारे पास क्या है, केस नंबर 3। जब हमारे पास इसको मैं कह देता हूं हमारे पास जो था वो केस नंबर 2 है। अब क्या है, if A is neither perpendicular nor parallel, if vector area A is neither perpendicular nor parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि अब हमारे पास वेक्टर एरिया ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ एरिया क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज a cos थीटा। तो वो किसके बराबर होगा, a cos थीटा के बराबर होता है। सो फ्लक्स जो होगा हमारे पास वो कैसे आएगा, वो फ्लक्स हमारे पास है उसको हम लिखते हैं कि a इंटू a cos थीटा। हमारे पास टोटल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास है e a cos थीटा। तो ये हमारे पास उसका क्या आएगा, फ्लक्स। अगर हमने इस तरह की डायग्राम अरेंज करनी हो तो वो कैसे करते हैं, वो हमारे पास डायग्राम है।
इस तरह से। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास ये उसका क्या है एरिया, और जहाँ पे हमारे पास क्या पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इनके दरमियान क्या बनेगा एंगल, और ये वाला जो एरिया है वो परपेंडिकुलर आ रहा है किस चीज के, ए cos थीटा के, ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, ये हमारे पास उसका क्या है वेक्टर एरिया ए है। देन हमारे पास जो इन थर्ड केस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो भी हमारे पास कितना आता है ई ए cos थीटा, मतलब यहाँ पे ना तो एरिया परपेंडिकुलर था और ना ही पैरेलल था। तो बेटा आज का टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई के लिहाज से हमने इसको डिस्कस किया कि टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया, फिर हमने इसको दूसरी तरह से डिफाइन किया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया ए इज नोन एज। फिर हमने इसके तीन केसेस देखे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम कब होता है मिनिमम कब होता है, और फिर हमने ये भी बात की कि जब एरिया ना तो परपेंडिकुलर हो और ना ही पैरेलल हो, देन हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना आता है, वो हमारे पास इतना आता है कि जब हमारे पास एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, मतलब कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्लोप है, ये हमारे पास थोड़ी सी ऊंचाई के अंदर है, और ये हमारे पास बिल्कुल सीधा आ रहा है, ना पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।